बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। दूसरा, इमरान खान ने एक और बात की थी कि फैसला अब सड़कों पे होगा, किसी और जगह फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि जिन शराइत के ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब से डील करना चाह रही है, इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की शराइत बड़ी सादा है। वो ये कहते हैं कि आप जो 9 मई है, 26 नवंबर है, आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करेंगे ये कैसे हुआ। नंबर 2, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाए, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया, वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीजें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे, और ये हुकूमत इन चीजों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है, और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा, और अगर सड़कों पे फैसला होना है तो इमरान खान रिहाई फोर्स जो अब बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये इतनी ताकतवर फोर्स बन जाए कि ये फोर्स को महंगी पड़ जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रमजानुल मुबारक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एतराफ किया है। देखिए ना, यहाँ पे सारे लोग उछल उछल के कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है वो लेट गए जी, वो डील मांग रहे हैं जी। इमरान खान साहब डट के खड़ा था, लो जी खत्म शुद्ध हो गया जी, ये एनआरओ हो गया जी खत्म। ये पता नहीं कौन कौन से सहाफी हैं और कौन कौन से अजीब तज्जियाकार हैं और अजीब अजीब सियासतदान हैं। वो ख्वाजा आसिफ है, उसने भी ताने कसना शुरू कर दिए थे। ये राणा सनाउल्लाह ये समझदार आदमी है। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने टू दी पॉइंट बात करता हूं, इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। उन्होंने कहा जी 2 दफा हमने बड़ी संजीदा कोशिश की है इमरान खान को डील पे आमादा करने के लिए, लेकिन इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। देखिए, राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 मरतबा मान लिया है, अभी ये 2 मरतबा और मानेंगे। वजह यह है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को 4 से 5 मरतबा डील की ऑफर की गई है, और चारों 5 मरतबा इमरान खान साहब ने जो शराइत रखी वो हुकूमत के लिए और काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाह रहे। अदलिया को खुला छोड़े, मैं खुद ही बाहर आऊंगा और मैं निपट लूंगा, और आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अब इन शराइत के ऊपर तो नहीं मानते। राणा सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसने 3 मरतबा डील करके रास्ता निकाला है। देखिए, एक दफा नवाज शरीफ साहब ने रास्ता निकाला और जद्दा निकल गए, बाकी पार्टी को जेलों में छोड़ दिया, बहुत जबरदस्त आदमी है। दूसरी मरतबा जद्दा से लंदन चले गए, वहां से वापस आ गए डील करके, बहुत जबरदस्त आदमी है, कमाल आदमी है। फिर जनाब लंदन से पाकिस्तान में आगे एक दफा हुकूमत बनाई, और जब हुकूमत बनी और दोबारा पकड़े गए पनामा के अंदर, तो फिर जनाब एक दफा डील करके फिर लंदन निकल गए इलाज करवाने के बहाने, 4 हफ्ते के बहाने अदालत से ऑर्डर लेके, और फिर 4 साल के बाद वापस आए डील करके, जूते पॉलिश करके, और फिर इक्तदार में आ गए। तो अगर इससे आदमी बड़ा होता है और अच्छा सियासतदान होता है तो राणा सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब तो फिर बहुत अच्छे सियासतदान है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हठधर्मी है जो इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, इन्हें डील कर लेनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन एक और बात वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को ये यकीन हो जाए कि इनकलाब नहीं आ रहा और वो मायूस हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर शायद रास्ता निकल आए। देखिए, ये इमरान खान साहब का समझे नहीं उनको। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था कि इनकलाब आएगा तो मैं डट के खड़ा रहूंगा। उसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने कहा था मैं अकेला भी रह गया मैं फिर भी इनके साथ लड़ूंगा, इस माफिया के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो इमरान खान ने तो ये शर्त ही नहीं रखी कि इनकलाब आएगा तो मैं खड़ा हूंगा। इमरान खान ने तो ये कहा था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो वो खड़ा हुआ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको डील इमरान खान से वही करनी पड़ेगी जो लॉजिकल होगी कि जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएं। आपने उसका इलेक्शन चोरी किया है। इमरान खान आपको 4 सीटें नहीं छोड़ रहा था, आपने पूरी हुकूमत चोरी कर ली उसकी। वो आपको छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा आपको। ये बात आप अपने ज़हन में रख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये तकलीफदेह बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने इस मरतबा मेरे पाकिस्तानियों कहकर कोई पैगाम नहीं भिजवाया, उसने अपने अवाम को मुखातिब नहीं किया, उसने अपनी बहनों से कहा कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान ने अपने अवाम का बहुत इंतजार किया है। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल आफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए, और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा, और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहां जहां कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी।
पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी जिलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तरीके इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है। वहां लोगों की ड्यूटीज लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहां पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है इसकी तादाद फर्ज करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे। ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो खवातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है, वो जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी। इसका फ्यूचर के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर और इन चीजों के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये अब बनाने जा रहे हैं। इसमें जो टारगेट मैंने पूछा तो वो उन्होंने कहा जी अभी हम ये कहना नहीं चाहते कि टारगेट कितना है, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वो टारगेट इतना बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए तो ये पाकिस्तान में वाकई मुसीबत डाल, क्योंकि देखिए नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, लेकिन नौजवानों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको यूनिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, जहां से प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। अलग अलग तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है, लेकिन रिहाई फोर्स के अंदर तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाएगा और एक इकट्ठी कोशिश की जाएगी। अब ये एक तंजीम है जिसको सुहेल अफरीदी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब ये घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ना तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको एक मुकाबला करना है तो आपको उस मुकाबले की तैयारी करनी पड़ती है। आप इस बुनियाद पे कि क्राउड मेरे साथ है, आप मैदान में उतर जाएं तो आपको मार पड़ेगी ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले 2 माह, 4 माह, 6 माह आप अपने आप को तैयार करते हैं उस मुकाबले के लिए, मुखालिफ हरीफ के मुकाबले के लिए आप अपने आप को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्राउड पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी क्राउड हमारे साथ है, होम ग्राउंड है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जीत जाएंगे, लेकिन उनकी इस खेल में उतरने की तैयारी नहीं थी। अब वो तैयारी के लिए जा रहे हैं, ये है असल चीज। लेकिन नाज़रीन सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये बात भी हो रही थी, इमरान खान की बहन ने भी की कि वो आकर बैठ गया और लगता है कि सुहेल अफरीदी की जगह ले लेगा। तो ये गंडापुर के बारे में बात हो रही है और मैंने आपको कल बताया भी था पिछले व्लॉग में, क्योंकि सुहेल अफरीदी जितना बड़ा लीडर अब है इससे 10 गुना बड़ा लीडर बन जाएगा नाअहल होने के बाद। फिर लोग इसकी ज्यादा बड़े पैमाने पर बात सुनेंगे, नौजवान इसके साथ ज्यादा ताकत से खड़े होंगे और फिर याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी के पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं होगा, फिर वो ये रिहाई फोर्स के ऊपर ही काम करेगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। तो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कर्जे कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्जों की। इनको नए जहाज चाहिए, अय्याशी चाहिए, उन जहाजों में अपनी नौकरानियां, अपनी बेटियां, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है, मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब। इन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज लेकर। और मजे की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब मरियम नवाज ने पूरा कर दिया। मरियम नवाज का जो जहाज है उसके गैर मुल्की पायलट हैं और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। कोई $38,000 बता रहे हैं एक को, पता नहीं $32,000, ऐसे कुछ ज्यादा तनख्वाहें उनकी। तो ये अब जो पायलट्स हैं मरियम नवाज के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है कि जैसे ही इमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फौरन लेके फ्लाई करेगा।
भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इनको आइडिया है कि इनको एक दिन भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए। आप जरा कर्जों वाले मामले पे आ जाएं कि अयाशियां इनकी आप देख लें और कर्जे देख लें आप। वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है वो 79,322 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। एक साल में पाकिस्तान ने कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कर्जों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरे एक साल में जो मकामी कर्जे लिए हैं वो 5,734 अरब और बैरूनी कर्जे में 1,464 अरब रुपए का इजाफा किया। यानी टोटल जो कर्जों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है वो 7,000 अरब से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी 7,093 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, जो पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड है। ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। अच्छा, इतना कर्जा लेकर ये लगाते कहां पे हैं? यानी रोजाना का 20 अरब का कर्जा ले रहा पाकिस्तान। अगर इस हिसाब से आप देखें 365 दिनों में इन्होंने 7,000 अरब से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। तो जितना कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं वो लगा कहां रहे हैं? वो पैसा जा किधर रहा है? कौन सी चीज आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं? वो इतने पैसों में तो नया मुल्क बन जाता है, इतने पैसों में तो अवाम की किस्मत बदल जाती है। और आपने टके का काम नहीं किया अपने जहां। ये पैसा कहीं जा रहा है, कहीं पे डंप हो रहा है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये जाके कभी अफगानिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी लेकर आ जाते हैं, कभी अदालतों को कंट्रोल करते हैं। वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है ना, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। ये एक और चीज में फंस गए। कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान उसका रुकन है, और ये इमदाद भी देते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो हैं उनके अंदर भी मदद करते हैं बहुत सारी चीजों में। इन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तलब कर लिया आमराना तर्ज हुकूमत पर जवाब दो आकर, फौजी अदालतों के मामले पर, अदलिया की आज़ादी जो सलब की गई उस मामले पर, इजहार राय पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं इस मामले पर, कानून की हुक्मरानी और दौलत मुश्तरका के चार्टर में दर्ज दीगर उसूलों की जो खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं उस मामले पर, खसूसन जो हालिया आईनी तरामीम की गई हैं इन मामलात पर, सोशल मीडिया पर होने वाली गिरफ्तारियों पर, जबरी गुमशुदगियों पर और इमरान खान की मुसलसल कैद पर। डार साहब ने तो बहाना बना दिया कि जनाब ईरान की जंग लगी हुई, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमें खत लिखकर जवाब दें इन सारे सवालों का जो हमने आपको भिजवाया है। ये कर क्या सकते हैं? ये सरजनिश कर सकते हैं, तहकीकात करवा सकते हैं और पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल भी कर सकते हैं। ये 2 मरतबा पाकिस्तान की रुकनीत पहले मुअत्तल हुई है। 1999 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, और उसके बाद 2007 में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, तो पाकिस्तान की रुकनीत 2 मरतबा मुअत्तल हुई है। और अब कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान की रुकनीत खतरे में पड़ सकती है अगर इन्होंने मुतमईन ना किया तो। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी हैं शर्ली बोचवे, इन्होंने ये लेटर लिखा। इन्होंने कहा जवाब दें, अब इसमें पाकिस्तान को और नुकसान क्या हो सकता है? इमदाद की बंदिश हो सकती है, तजारती पाबंदियां लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक और मुसीबत में पाकिस्तान की हुकूमत फंस गई है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि बात तो इन्होंने आना नहीं है। खौफ इनको सिर्फ ये है कि इमरान खान बाहर आ गया तो। नाजरीन, ईरान की रिटेलिएशन के बाद अमेरिका की जंग, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है, और इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता, और वहाँ कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी। लेकिन ईरान ने खास तरीके से वहाँ पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीकाकार ये है कि ये स्लो और तेज़ रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुंचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज़ रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं, और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मरतबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे। तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता, अमेरिका की बेसेस या उसके बहरी जहाज या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज
कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएं और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज्यादा से ज्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाकयात हुए जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज हुई है जो अमेरिका को हिलाकर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से है। बरतानवी और अमरीकी अखबारात इसको लिख रहे हैं, ज्यादातर अमरीकी अखबारात ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि जो अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा इन मुल्कों में गए थे, और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को यह प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट आप चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहां पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहां क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं, 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया है। 4 मुल्क कौन से? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से